अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत शुरू हुई है, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने 2 साबिक चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच में शामिल 2 जजेस को भी निशाने पर रख लिया है, बराह रास्त तनकीद की है, अदलिया की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है, साजिश का इल्जाम लगा दिया है, मौजूदा चीफ जस्टिस से गैर जानिबदार बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया है। नून लीग अब नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को तनकीद का निशाना बना रही है, उन पर साजिश का इल्जाम लगा रही है और इन दोनों जजेस को उन 5 अफराद में शामिल कर रही है जिनके खिलाफ नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने का बयानिया बना रही है। और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने सरगोदा में कारकुनों से खिताब किया और मुल्क के हालात का जिम्मेदार 5 अफराद को करार दिया और उनकी तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन जनरल बाजवा उन 5 अफराद में शामिल नहीं थे, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जजेस शामिल थे। लेकिन हम उनकी तकरीर में उन 2 जजेस की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि इमरान खान की सियासी मौत को जिंदगी देने के लिए 2 जजेस मैदान में आ गए हैं, ये जनरल फैज की बाकियात हैं। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी साजिश का किरदार करार दिया। वो साजिश करने वाले कौन थे? स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा। 5 का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस और जस्टिस आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की। वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे, वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस का नाम लिए बगैर कहा कि आप ये जांचने बैठ गए हैं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़े बेंच बनाना, कि आपने वो जिम्मेदारी पूरी की। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते। वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है। आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि कुछ अर्सा पहले परवेज इलाही कहते थे कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की नेपियां बदलती है। आज खुद परवेज इलाही ने नेपियां बदलने की जिम्मेदारी उठा ली है। परवेज इलाही जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली एस्टैब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर भी बात की और इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जो लीडर होता है वो सामने से लीड करता है। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जो लीडर होता है ना, लीडर, वो सामने से लीड करता है, नवाज शरीफ की तरह। कारकुनों को आगे लगा दिया, कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। इमरान खान ने टीवी से खिताब करते हुए मरियम नवाज की तनकीद का जवाब दिया। जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ
इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त है? सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे। एक तरफ मरियम नवाज ने आज ये सब कहा और दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख न आने पर कल अज खुद नोटिस लिया था, लेकिन आज समाअत के आगाज में ही मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। बेंच में शामिल 3 जजेस ने खुलकर इख्तलाफात जाहिर कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं, जिनमें से जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अज खुद नोटिस के हवाले से बाकायदा इख्तलाफी नोट दे दिया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असेंबलियों की तहलील पर ही सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तिल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के केस में 16 फरवरी को अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया था और फिर कल चीफ जस्टिस ने सू मोटो नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस के नोटिस में कहा गया था कि अज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। अज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, और यह भी देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने आज दिन 2 बजे केस की समाअत शुरू की तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है, देखना है कि सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था, हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स थे, वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे। इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है, हम इरादा रखते हैं कि सबको सुनेंगे। इस मरहले पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपना इख्तलाफी नोट पढ़ते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात ताख़ीर से मुझे चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस की फ़ाइल मौसूल हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर तबादला केस सुना था। यह अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर लिया गया है। गुलाम महमूद डोगर के तबादला केस में आबिद ज़ुबैरी वकील थे। गुलाम महमूद डोगर की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी कि इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस दरख्वास्त में फरीक ही नहीं थे। जो फरीक ही नहीं थे उसे बुलाकर पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया। इलेक्शन के मामले का मुतालिका सर्विस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ यह काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई हैं। एक रिकॉर्डिंग में आबिद ज़ुबैरी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से ज़ेर इल्तवा केस से मुताल्लिक बात कर रहे थे। गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक ऑडियो का आना इंतहाई संजीदा मामला है। जजेस ने गुलाम महमूद डोगर के केस में 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक अपनी राय दे दी है। जजिस का कहना था कि 90 दिन में इंतखाबात ना कराना आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इंतखाबात से मुताल्लिक जजिस की राय शफाफ ट्रायल के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इन तमाम हालात के तनाजुर में चीफ जस्टिस को अज खुद नोटिस के लिए मामला भेजना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का जवाज ही नहीं था। चीफ जस्टिस और 2 फाजिल जज मामले पर अपनी राय दे चुके हैं। इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि हतमी राय देते हुए आर्टिकल 10A को नज़रअंदाज किया गया। इसके बाद समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि कुछ सवाल दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स ने अपनी दरख्वास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद कराना है। हम सिर्फ आइन की तशरीह और आइन की अमलदारी के लिए बैठे हैं। हम आज नोटिस जारी करेंगे। अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया कि वो पहले ही मौजूद हैं। हम इस मामले को तवालत नहीं देना चाहते, ना कोई इबहाम छोड़ना चाहते हैं। हम 2 बजे बैठे हैं, ये हमारे लिए गैर मामूली है। अटॉर्नी जनरल ने केस के लिए वक्त देने की इस्तदा की और कहा कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कल हम सिर्फ चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समाअत अगले हफ्ते करेंगे। आइन इलेक्शन से मुताल्लिक एक टाइम का तयन करता है। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। पिशावर और लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन के इनेकाद की तारीखों पर केस जारी हैं। हाई कोर्ट्स में मामला ज़ेर इल्तवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। हमारे लिए बहुत आसान था कि इलेक्शन के लिए आई हुई 2 दरख्वास्तों ही को फिक्स कर लेते। अब मगर सदर पाकिस्तान की जानिब से भी एक तारीख दी जा चुकी है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन के इनेकाद के लिए 9 अप्रैल की तारीख जारी की है। गवर्नर पंजाब ने भी इलेक्शन की तारीख के इजरा पर एतराज़ उठाया है। सियासी जमातों के हवाले से देखते हैं कि क्या उनको बुलाएं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने कहा कि सियासी जमातों को बुलाने से मामला तवील हो जाएगा। ये टाइम बाउंड केस है, इसमें इंतखाबात कराने का इशू है। अज खुद नोटिस में अगर फैसला इंतखाबात कराने का आता है तो सबको फ़ायदा होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि अगर अदालत फैसला देती है तो सब सियासी जमातें फ़ायदा हासिल करेंगी। हम इस केस में आइनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि असेंबली की तहलील को भी 184(3) में देखना चाहिए।
देखेंगे कि क्या असेंबलियों की तहलील आईनी तौर पर दुरुस्त है। ये एक अहम इशू है। इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में सवाल उठाए कि क्या असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं। जब असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है। ये भी देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। अटॉर्नी जनरल ने राय देते हुए कहा कि सियासी जमातों को भी सुना जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आज हम नोटिस के अलावा कुछ नहीं करेंगे। 27 फरवरी के नोटिस इशू कर रहे हैं। जैसे जमाल बंदूखेल के सूमोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसे जमाल बंदूखेल के तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तहलील किए जाने के बाद 6 हफ्ते गुजर गए हैं। आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन का इनेकाद असेंबली तहलील होने के 90 दिन में होना चाहिए। बेंच की 16 फरवरी की सिफारिश पर सू मोटो नोटिस लिए जाने की सिफारिश हुई। फैसला साजी जल्द किए जाने के लिए हम कल भी केस सुनेंगे। इलेक्शन के इनेकाद के मामले पर सदर मुमलिकत, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी सुना जाएगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना है, लेकिन तीनों के नजरियात इस मामले पर अहम है। इसके बाद केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से अज खुद नोटिस के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया सामने आया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। जस्टिस काजी फायजी ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच में शामिल किया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायजी ईसा के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। इस इकदाम से अवाम और वकला बरादरी इस अहम मामले की समाअत पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। बेंच की समाअत आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक है। हम तवक्को करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। जो मरियम नवाज ने आज तकरीर की है वो किन वजूहात की वजह से है, किस तरफ सूरत हाल जा रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। आज समाअत हुई जिसमें हमें नज़र आया कि 9 में से जो 3 जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। जैसे जमाल बंदूखेल ने तो खुद नोटिस के हवाले से बाकायदा इख्तलाफी नोट दिया, जो जज साहब की मौजूदगी है उस हवाले से दिया। चीफ जस्टिस ने अपना अगर माइंड पहले बता दिया है उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर बिरल्ला ने असेंबलियों की तहलील पर ही सवाल उठा दिया। तो आपका इत्मीनान है कि कम अज़ कम एक डाइवर्स ये एक बेंच है जिसमें इख्तलाफात भी आज सामने आए हैं और ये दुरुस्त सिमत में चीज़ जा रही। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, जो अदालती कार्रवाई होती है ज़ाहिर है उसने एक कानून असूल ज़ाब्ते पे चलना होती है, लेकिन ये फ़रीक़ैन का और जो लोग इससे मुतासर हो सकते हों उनको ये हक़ भी कानून ही ने दिया है कि वो अदालती कार्रवाई पे एतराज़ात जो हैं वो उठाएँ। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि ये मामला जो है वो सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज करने का नहीं था, और अगर किसी वजह से इसमें ये मामला टेकअप किया भी जाना था तो फिर 2 जज साहबान ने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा अपने हुक्म में कि बादिउन नज़र में ये 90 रोज़ की वायलेशन हो गई है और जो आइन है उसके हवाले से हमें संगीन खदशात हैं कि उसकी पासदारी नहीं हो पा रही। तो और एक ऐसे केस में जिसका कोई इससे जुड़त नहीं थी, कोई नेक्सस नहीं था और जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़रीक नहीं था और उसमें इलेक्शन कमिश्नर को तलब करना बहुत ज़्यादा सूरत में और फिर उनको इस बात की तरफ उनके पूरे दलाइल सुने बगैर ये एक तासुर कायम करना कि शायद इलेक्शन कमीशन नहीं करा रहा इंतखाबात, या जो रेलिवेंट लोग हैं जैसे गवर्नर्स का जिक्र है वहाँ पे, तो उस हवाले से तो मेरे ख़्याल में ये जो भिजवाना है इस मैटर का उस पर भी क्वेश्चंस उठेंगे और वकला उठाएंगे। और जो आज जस्टिस जमाल ख़ान बंदूखेल साहब ने जो नुक्ता उठाया उसकी भी मैं समझता हूँ कि वो बड़े वैलिड पॉइंट पे उन्होंने ये बात की और अदालत को और ख़ास तौर पे उन 2 जज साहबान को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे मगर सूमोटो के मेरिट पर ज़ाहिर अदलिया के अंदर से सवाल उठ गया। एक मौजूद जज साहब पर वैसे बार काउंसिल बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठा रही हैं। ये तमाम बातें या फिर सदर को तारीख देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, इस पर अदालत फैसला कर देगी। मगर बुनियादी नुक्ता तो वही है कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन में असेंबलियों की तहलील के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं और हुकूमत उससे भागती नज़र आ रही है। तो आप ये तवक्को तो नहीं रख सकते कि अदलिया इस हवाले से कोई ऐसा फैसला दे देगी। देखिए शाहज़ेब साहब, हुकूमत के भागने का बिल्कुल ये सवाल नहीं है। ये मामला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
अपने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, यानी आइन पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट को सामने रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला करना है। और उसके लिए बहुत से लवाजमात हैं जनरल इंतखाबात के लिए। उन लवाजमात में ऑफ़ कोर्स सबसे पहले कि माहौल ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी बड़ी थ्रेट ना हो। फिर मुल्क संगीन मुआशी बहरान से गुज़र रहा है। 2 दफ़ा इंतखाबात का ये जो सारा सिलसिला चलना कि पहले आइंदा 2-3 माह में इंतखाबात हों, फिर 3-4 माह के वक्फे के बाद दोबारा अगस्त ऑनवर्ड मुल्क जो है वो इंतखाबात के मोड में चला जाए और फिर वही सारे अखराजात रिपीट हों जो कि अरब हार रुपए में हैं। और ये बात कि डिजिटल सेंसस हो रहा है और उस पे बहुत सारी जमातों का कंसेंसस है कि नई हल्का बंदियाँ हों और आबादी का जो तनासब उतार चढ़ाव आया है बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, बशमूल पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, उसके ऊपर मगर तारा साहब ये तो है फिर तो ये कोई भी अक्टूबर में इलेक्शन के लिए भी कोई भी रीज़न इजाद किया जा सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन तो हमारी अक्टूबर में भी अच्छी नहीं होगी, खुदा न ख्वास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ख़राब हो सकती है और सेंसस के नताइज भी आ जाएंगे और उसके हिसाब से सारी डिलिमिटेशन और सब एक्सरसाइज हो जाएगी। हो सकता है वो भी डिले हो जाए तो फिर कोई नया रीज़न बन जाएगा। फिर तो अगर एक दफ़ा आइन से रूगर्दानी हो गई और 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे होंगे। इसकी बात की क्या गारंटी है कि हुकूमत उस वक्त भी कोई ना कोई नई बात नहीं कर रही होगी? शाहज़ेब भाई, ये जो बातें मैंने की हैं मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ना ये मेरी सियासी जमात का मौक़िफ़ है। ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे अभी तक आई हैं। इलेक्शन कमीशन की ख़त ख़ताबत जो हुई है रेलिवेंट लोगों से, उसके नतीजे में जो बातें सामने आई हैं। मेरे लिए तो एक बतौर पाकिस्तानी के ये भी तकलीफ़ दह चीज़ है कि ये 2 असम्बलियाँ किसी एक शख्स की ज़ाती अना के भेंट चढ़ी हैं और एक अजनबी ने ये 2 असम्बलियाँ तहलील कराई हैं जो कि उन असम्बलियों का ख़ुद हिस्सा नहीं थे। और यही बात आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भी की। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस तरह का नाजुक दौर है, ये एडवेंचरिज़म जो है ये मुल्क को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो जलती पे तेल का काम करता है मुआशी अदम इस्तेहकाम पे। और बड़े कठिन हालात से गुज़रते हुए हम जो मईशत को टूटी फूटी हुई मईशत के ज़रिए मुल्क को चला रहे हैं, ऐसे में इस तरह का एडवेंचरिज़म रियासत के भले में नहीं था। और मेरे ख़्याल में अदालत भी इस बात का नोटिस लेगी, क्योंकि आज 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने यह नुक्ता भी उठाया और इस पे पहले भी कुछ तशरीह हो चुकी है एक दफ़ा कि आया ये वज़ीर आला की एडवाइस जो है इस पर 100% तहलील ही होनी चाहिए या कि ये मामला अदालत में तनकी तलब है। इसमें पहले एक ख़ास तौर पे बलूचिस्तान असम्बली का एक जो मुकदमा है वो एक वाज़े मिसाल है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में इकट्ठी देखने की सूरत में ही आगे बढ़ा जा सकता है। और कोई बंदा इलेक्शन से, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है, ना हलीफ जमातें भाग रही हैं। तो सब जब ये अगर ये मामला भी अगर आ जाता है और जैसा कह भी दिया और आज ऑब्जर्वेशंस थे कि इस पर भी सुमोटो अगर हो गया है, तो फिर आपका इत्मीनान है कि ये 9 रुकनी बेंच ही आगे बढ़े, या आपका अभी भी ये इस्तदलाल है कि जी ये जो 2 जजेस हैं ये इसमें नहीं होने चाहिए? नहीं सर, इसमें तो बहुत क्लैरिटी है। देखें कल बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने, अभी सुमोटो नोटिस नहीं था जारी हुआ, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पार्टी सदर के तौर पे समझता हूँ कि हमारी जमात को अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कई दफ़ा देखें परसेप्शन होती है। मैं कहता हूँ कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। इंसाफ होता हुआ नज़र आए। तो अगर एक ख़ास सेगमेंट के एक तबके के जहनों में ये बात बैठ जाए कि इन जज साहिबान का रवैया हमारे बारे मुशफ़क़ाना या कानून के हवाले से बहुत सीधा नहीं है और हमेशा जो फ़ैसला है वो मुख्तलिफ आया है और उसकी वजूहात जो दी गई वो भी अमूमी तौर पे मुकदमों में नहीं होती, तो वो जमात और वो तबका ये कहने में हक़ बजानब होता है। और मेरे ख़्याल में अदालतों ने भी हमेशा बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है। और ख़ास तौर पे जो एक जज साहब हैं जस्टिस नकवी, उनके बारे में जो रीसेंट ऑडियो लीक्स आई और उसके बाद अब जैसे पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स ने 6 बार काउंसिल जो कि मुख्तलिफ धड़ों से जिनका ताल्लुक़ है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे वहाँ पे आसमा जहांगीर ग्रुप है, दूसरे ग्रुप भी उसमें शामिल हैं जो हामिद खान साहब की क़यादत में हैं। 6 की 6 बार काउंसिल्स ने ये तय किया कि ये बड़ा संगीन मसला है
और उसके लिए उन्होंने मुतालबा किया इसकी तहकीकात हों। जब वो नहीं बात आगे चली तो फिर उन्होंने कहा कि हम रेफरेंसेस फ़ाइल करेंगे, और फिर एक रेफरेंस आ गया जो कि उनके असासों के बारे में तहकीकात का है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो सारी चीज़ मिल जाए, यानी कि वो जुड़ जाए इन केसेस से और उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से भी, तो उनके अपने लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस केस से, ऐसे सियासी मुकदमे से अलग हो जाएं जिसके बारे में उंगलियां उठ रही हैं उन पे। मगर ये अदालत का तकद्दुस और तकरीम जो है वो बढ़ती है, इससे किसी की, मैं समझता हूँ, कमज़ोरी नहीं आती। ऐसा मगर फिर ये कानूनी रास्ता है, जैसे बार काउंसिल्स ने मुतालबा किया, फिर उन्होंने रेफरेंस का भी कहा, फिर एक रेफरेंस उनके फाइनेंशियल मामलात पर आज आगे भी बढ़ गया। उसके बावजूद मरियम नवाज साहिबा ने आज जो किया, 5 अफराद की तस्वीर दिखाई, जिसमें एक तो जस्टिस खोसा, एक जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद, और 2 हाजिर सर्विस जजेस उसमें थे। आपके ख्याल में तौहीन अदालत की मरियम नवाज साहिबा ने, और क्या इसकी ज़रूरत थी जो उन्होंने किया आज? देखिए, कई दफ़ा प्योर कानूनी बातें जो हैं वो जब सियासत से जुड़ जाती हैं, और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि जब बारहा ये बात आए, आपको याद होगा जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 साबका सदूर ने बैक ज़ुबान ये इस्तदा की कि मामला जो है वो लार्जर बेंच को दे दिया जाए, और जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस बेंच में सीनियर हैं, उनके बारे में भी पार्टीज़ ने, PDM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो जो सियासी मुकदमात थे उनमें वो ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं मॉनिटरिंग जज की तौर के पे ऊपर, और फिर जो बहुत सारे मुकदमात में वो हिस्सा रहे हैं और उनका जो मौक़िफ़ रहा है वो ठीक है कि कानून में दोनों राहें मौजूद होती हैं, तशरीह जज ने करनी है। लेकिन मैं बतौर वकील परसेप्शन पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर लोगों के जहनों में ये परसेप्शन जो है वो कंधा हो जाए कि ये एक ख़ास सोच रखते हैं और एक जमात के बारे में इनकी राय जो है वो इनके फ़ैसलों से मुतनशे होती है, तो मेरे ख़्याल में अदलिया के इदारे पे एतमाद बहाल रखने के लिए जब उनकी ज़ुबान पे ये बात आ जाए साइल की कि आप मेरे मुकदमात में बेहतर है कि आप उससे एहतराज़ करें, तो इसमें कोई मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब भी नहीं है और कोई किसी किस्म की तहकीर या ज़िद वाली बात नहीं। मगर उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कहा कि ये साजिश का हिस्सा है। जनरल बाजवा तो अब निकल ही गए हैं। 5 की तस्वीर है जिसमें 2 रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस, इसके अलावा एक जनरल फैज़ हमीद और 2 हाजिर सर्विस जजेस हैं, जिसमें ज़ाहिर मॉनिटरिंग जज साहब का आप हवाला दे रहे हैं वो भी हैं। तो उन्होंने तो साजिश का सारा किरदार कहा, बाकायदा तौर पर तस्वीरें दिखाई, तकरीर की। ये काफ़ी आगे नहीं निकल गई आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा? शाहजेब साहब, मेरी बात सुने। अगर आप एक इतने बड़े मुकदमे को शुरू करें और फिर उस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए ये कह के किसी शख्स को ताहयात नाअहल कर दें कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह जो ली है वो उसको ज़ाहिर नहीं किया, और वो ली भी नहीं है ना लेने पे, और वो रिसीवेबल था, और रिसीवेबल को कहीं कानून में कहीं पे डिफ़ाइन नहीं किया गया, और बेतहाशा उस बात पे आज तक तनकीद हो रही है। कुछ अदालती फ़ैसले होते हैं जिन्हें अवामी पज़ीराई नहीं मिलती, कुछ अदालती फ़ैसले होते हैं जिन पे वकला बरादरी या जो हमारा इंटेलिजेंसिया है वो भी अदम एतमाद का इजहार करता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा और मुकदमात जिनमें उन्हें सज़ा दी गई और सज़ा बहाल रखी गई और उसके नतीजे में उन्हें फांसी पे लटकाया गया, उन्हें शहीद किया गया, उसे भी लोगों ने कबूल नहीं किया, उसके बारे में भी लोगों ने तनकीद की। इसी तरह ये पनामा केस जिस तरह से चलाया गया और फिर JIT और एक जज साहब ने मॉनिटरिंग की, कितने ट्रायल हुए हैं पाकिस्तान में किसी मामले में जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्हीं जज साहब ने जिन्होंने वो मुकदमा सुन रखा था वो मॉनिटरिंग जज हो, और एक सेशन जज जो है वो किस तरह से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़ैसले कर सकता है। और उसके बाद फिर उस पर अरशद मलिक साहब की कुछ रेवोल्यूशंस आई, उनको जिस तरह उस फौरी तौर पे रास्ता बंद कर दिया गया साइलिन का कि वो उससे इस्तिफ़ादा न कर सके। हालांकि माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस बशीर जहांगीरी साहब की सरबराही में बेंच ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के केस में ऑडियो टेप्स के सुनने के बाद ही वो कन्विक्शंस भी सेटिसाइड की और मैटर्स रिमांड कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उस पर परसेप्शन को तक़वियत देती हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने दी कि क्या वजह है कि एक ख़ास सियासी जमात जो है उसके पास ये बयानिया बना, क्यों बना ये बयानिया
कि ऐसे इदारे जिनका रोल जो है वो पेरेंटल है, यानी वो एक माँ बाप वाला रोल है, और उस रोल में अगर ये झोल नज़र आए और लोगों के जहनों में ये शुकूक व शुबहात उठें और ये परसेप्शन परवान चढ़े कि इंसाफ नहीं दिया गया और शायद इसमें दिया जा सकता था और बावजूद नहीं हुआ, तो फिर ये बातें ये जो मैं कहता हूँ ये भड़ास, ये तकलीफ़ बाहर आ जाती है और ये निकल आती है लोगों के। सब अगर इस भड़ास के बावजूद अगर चीफ जस्टिस एतराज़ात नहीं सुनते तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो अब अदालत का, मैंने तो ख़ुद कहता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उस टाइम पे भी सर तस्लीम खम किया। आपका एक निज़ाम है, आपने उस निज़ाम के अंदर रह के तनकीद करने का हक़ आपको है, रोने का हक़ इंसान से नहीं छीना जा सकता, चीखो पुकार करने का हक़ नहीं छीना जा सकता, पाकिस्तानी शहरी का फरियाद करने का हक़ नहीं छीना जा सकता, शिकवा करने का हक़ नहीं छीना जा सकता। अदालत के लिए ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है कि वो अपने कंडक्ट से और अपने फ़ैसलों के ज़रिए से ऐसे किसी तासुर को जो है वो परवान ना चढ़ने दे जिस पे लोगों की ज़ुबानों पे इस तरह के शिकवे और शिकायतें आएँ। बहुत शुक्रिया। वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा बाहर के हवाले से क्या कह रहे हैं, बहुत अहम मामला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज सूमोटो पर एक दिलचस्प सूरत हाल हुई है, जजेस की तरफ से एतराज़ात आए हैं। हमारे साथ हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल मौजूद हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब, माहिर कानून और साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, ज़ाहिर है आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एतराज़ किया गया कि 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। इसके अलावा कहा गया कि रज़ाकाराना तौर पर अलग हो जाएं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आज जब समाअत हुई तो 3 जजेस के कुछ एतराज़ात हैं। सबसे पहले जस्टिस जमाल बंदुखेल ने जो सूमोटो पर एतराज़ात उठाए हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर समाअत कल होनी है, फिर बाकायदा समाअत पीर को होनी है। अगर ये चीज़ें जारी रहती हैं, समाअत ऐसे चलती है, तो कोई एतराज़ नहीं है आपको? नहीं, बात यह है कि एतराज़ अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए, बार ने जब भी किसी बेंच की फॉर्मेशन पे कोई एतराज़ किया तो खुदा न खास्ता हम जनाब चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार को चैलेंज नहीं करते। हम इस इदारे की बका के लिए, इस इदारे की सलामती के लिए और इस इदारे की इज़्ज़त और तौकीर के लिए हम ये इस किस्म का मुतालबा करते हैं। आप देखें कि माजी करीब में एक सूबाई असम्बली का केस था, उसमें 5 मेंबर्स बेंच था, हम सब पेश हुए और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 साबिक सदूर भी शामिल थे और हमने जॉइंटली रिक्वेस्ट की थी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब आप इस तरह करें कि फुल बेंच बना दें और फुल बेंच फैसला करें ताकि किसी को एतराज़ ना हो। तो आपने देखा कि वो 3-2 की रेशो से वो फैसला आया और वो अभी तक भी मुतनाज़े है। तो सलाउद्दीन साहब, जो जस्टिस मंदुखेल साहब ने एतराज़ात उठाए सूमोटो पर, इसके अलावा जिस तरीके से सूमोटो लिया गया, CCPO का केस था और फिर मौजूद चीफ जस्टिस को कह दिया गया और फिर जो 3 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा आप तो अपना माइंड बता चुके हैं, 10A की खिलाफ वर्जी होगी, ये दुरुस्त एतराज़ात आज आपके ख्याल में उठाए गए? जी देखिए, एक मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के ये ऑडियो लीक्स हुए वगैरह, अब उसमें कुछ जो लोग उसमें थे उन्होंने उसका एतराफ़ किया कि हाँ हम शामिल थे, कुछ ने डिनाई किया एट्सेट्रा। बहरहाल एक कंट्रोवर्सी उठी। मैं समझता हूँ एक हमेशा एक जुडिशरी में एक हमारा एक लीगल मैक्सिम होता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन, कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना चाहिए। तो उस असूल के मुताबिक अगर नकवी साहब अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते इस केस से, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इतना कोई इशू होता, बल्कि एक लोगों का ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पब्लिक का नेचुरली एक पॉलिटिकली चार्ज माहौल है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो होता फैसले पे, जो भी फैसला आएगा उस पर बढ़ता। दूसरी बात यह है कि अगर बेंच को अगर वैसे ही एक फुल कोर्ट बना दी जाती या 9 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच बना दी जाती, तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट में लोगों का एतमाद जो है वो ज़्यादा होता, क्योंकि बहरहाल पिछले 4-5 सालों में ये हम देख रहे हैं कि बहुत ऑब्जेक्शंस उठते हैं कि तमाम जो सियासी तौर पे जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव केसेस होते हैं
हैं वो सिर्फ 3 या 4 या 5 जजेस में उनको सुनते हैं, और बाकी जो जज साहिबान हैं उनको रेंट अपीलों में और इस किस्म की जो नॉर्मल रोज़मर्रा के केसेस हैं उनके लिए रिज़र्व किया जाता है। तो नेचुरली इस पे अब जज साहिबान भी खुल के इस पे एतराज़ कर रहे हैं, पब्लिक में भी ये ऑब्जेक्शन है, बार में भी ऑब्जेक्शन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक नीडलेस मैं समझता हूँ एक ओन गोल है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल इशू को बिला वजह सियासी तौर पे मुतनाज़े बना दिया। मगर सलाउद्दीन साहब, ये जो एब्सोल्यूट इख्तियार है चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का, इसी को नहीं तब्दील करना चाहिए? क्योंकि हर अहम केस में अब एतराज़ उठ रहा है। हर अहम केस का एक बड़ा बेंच तो नहीं बन सकता। आपने भी कहा कि 9 सीनियर तरीन हो, मगर वो चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया, तो फिर इस इख्तियार के ऊपर कुछ ना कुछ हो कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ना हो। सर देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, और जज साहिबान ये फुल कोर्ट मीटिंग्स में भी कह रहे हैं। जी जी, फुल कोर्ट मीटिंग्स में भी कई जज साहिबान ने ये उठाया है कि चीफ जस्टिस का ये जो सवाबदीदी इख्तियार है ये इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई फुल कोर्ट बैठे, मगर आप एक सिस्टम बना दें कि अपना ये इस नौयत के जो केसेस हैं, इस कैटेगरी के जो केसेस हैं, ये अगले 3 महीने ये 5 जजेस सुनेंगे, उसके बाद ये जजेस सुनेंगे, रोटेशन सिस्टम डाल दें, कंप्यूटर कोई एल्गोरिदम डाल दें, एक रैंडमाइज सिस्टम हो। मसला ये होता है कि जब एक तासुर बन जाता है, और मैंने इस चीज़ को स्टडी भी किया कि पिछले 5 साल में मैंने डेटा निकाला कि जो भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, और नेचुरली उस क्लासिफिकेशन पे डिबेट हो सकती है कि कौन से हैं, मगर उस क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि एक जज साहब जो थे वो 73 पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में वो मौजूद थे बेंच पे, एक जज साहब जो थे वो सिर्फ 9 में थे। तो ये जब इतनी स्टार्क डिस्पैरिटी आ जाती है तो फिर लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि हमेशा सिर्फ ये लोग क्यों बैठ रहे हैं। तो इस चीज़ को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर सैडली नेचुरली इसमें जब भी आप अपने सवाबदीदी इख्तियारात कर्टेल करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो आपकी ओवरऑल पावर डिमिनिश होती है, और हर चीफ जस्टिस इस चीज़ से फिर इज्तनाब करता है। वो चाहते हैं कि हमारे पास ये पावर मेंटेन रहे। आप क्या कहिएगा? आप समझते हैं पाशा साहब के ये जो एब्सोल्यूट इख्तियार है चीफ जस्टिस का, इस हवाले से कुछ ना कुछ किया जाए कि उन्हीं के पास ना हो? क्योंकि ये तो अब इतना बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान में, और जो आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं सलाउद्दीन साहब, वो ज़ाहिर इस बात की निशानदेही भी कर रहे हैं और एतराज़ात उठने लगे हैं अब तो। मैं एक फ़िक्रे में इस बात को मुकम्मल करूँगा कि केसेस के लिए बेंचेस तश्कील नहीं देने चाहिए। बेंच जो है वो केसेस के लिए होने चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक केस के लिए स्पेसिफिक बेंच तश्कील देंगे तो उस पे उंगलियां उठेंगी, और यही जो है यहाँ पे उल्टा काम चल रहा है। मैं सलाउद्दीन भाई की बात को आगे बढ़ाऊँगा और इनकी तायीद करूँगा कि बेंचेस आप तश्कील दे दें और रेंडमली केसेस उसमें फ़िक्स हों। अब एक सीनियर प्यूनी जज काजी फायज़ ईसा साहब के पास जब जो केसेस लग रहे हैं वो या तो प्रीएम्पशन मैटर लग रहे हैं या वो लग रहे हैं रेंट मैटर, और इंतहाई सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो जिन बेंचेस में लगते हैं उनका वो हिस्सा नहीं होते। नो डाउट कि चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार है, और हम उसको यहाँ बैठ के चैलेंज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, लेकिन जो केसेस की जो फिक्सेशन है वो बेंचेस में या बेंचेस की फिक्सेशन केसेस के लिए होनी चाहिए। ये एक बुनियादी सवाल है। और सलाउद्दीन साहब, ये जो दूसरा एतराज़ है अतर मिन अल्लाह साहब ने, जैसे अतर मिन अल्लाह और जैसे मंसूर अली शाह ने उठाया कि ये भी देखा जाए कि जो असेंबली तहलील की गई, क्या यहाँ तक भी और ये सूमोटो में शामिल करने का इंदिया भी दिया आज चीफ जस्टिस ने, ये मामला भी देखा जा सकता है कि किस मकसद के लिए और क्यों असेंबलियाँ तहलील की गई? क्योंकि ज़ाहिर आइन तो इख्तियार देता है चीफ मिनिस्टर को, मगर क्या यहाँ तक मामला जा सकता है और इसको देख सकती है अदालत या रिवर्स कर सकती है?
देखिए, मैं तो समझता हूँ अदालत को बिल्कुल इस बात की जड़ तक पहुँचना चाहिए। आप ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है, ये शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि डिफेक्टर के वोट जो हैं वो नहीं गिने जाएंगे। फिर उनके हुक्म के ऊपर परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर लगाया गया। उस पे 2 जज साहिबान ने कहा कि ये आप आइन की तशरीह नहीं कर रहे, ये आप रीराइट कर रहे हैं। 3 जज साहिबान, जिसमें चीफ जस्टिस साहब, इजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने कहा कि बेशक हम रीराइट कर रहे होंगे, माजी में भी जजेस ने रीराइट किया हुआ है आइन। तो उस फैसले के ऊपर फिर ये एक नया, जब आप बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस किस्म की लिबर्टीज लेते हैं, तो फिर हर एक फैसले के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये फुल कोर्ट इसमें तश्कील हो, जो कि इन तमाम इश्यूज़ का जायज़ा ले कि कहाँ आइन की गलत तरीके से तशरीह या री राइटिंग हुई है, जिसकी वजह से हम ये एक के बाद एक क्राइसिस में गुजरते जा रहे हैं। आप समझते हैं भाई साहब के जो एतराज़ उठाया है जैसे अतमिन अल्लाह ने, जैसे मंसूर अली शाह ने, वो दुरुस्त है? इस बात को भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बात ये है कि आपने मीडिया पे हमने देखा कि जो वज़ीर आला पंजाब थे वो खुश नहीं थे तहलील करने पे, और ये भी बातें आती रहीं कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कायल करने की कोशिश करते रहे कि अभी तक जो है वो अभी वक्त नहीं है, अभी तहलील मत करें। और बादल नाखास्ता उन्होंने एडवाइस भेजी गवर्नर को, ये सारी बातें हैं। और अब तहलील करने की एडवाइस भेजने के बाद जो रिज़ल्ट अब आने शुरू हुए हैं वो आपके सामने हैं। अब उनको पीटीआई का सदर भी बनाया जा रहा है, और ये बाकी सारे मामलात, सीटों की तकसीम जो है वो पहले तय कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रहा है कि विल ऑफ द पीपल के ख़िलाफ़ ये बात है। विल ऑफ द पीपल ये थी कि उन्होंने इस असम्बली को 5 साल के लिए मुंतखब किया था, लेकिन इमरान ख़ान साहब के जायज़ मुतालबा था या नाजायज़ था, मैं इसमें नहीं पढ़ता, लेकिन एक मुतालबा ना माने जाने की सूरत में उन्होंने 2 सूबों की असम्बलियाँ जो है वो तोड़वा दी, और आज जो है वो एक मुल्क पूरा जो है एक बहरानी कैफियत में का शिकार हो चुका है। बहुत शुक्रिया कानूनी राय आपने सुनी। एक और अहम मामला है तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कहाँ तक पहुँची, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जारी है और आज इस तहरीक के दूसरे दिन ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों ने पेशावर में गिरफ्तारी देनी थी, मगर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहले तहरीक इंसाफ ने पेशावर के हज नगरी थाने में गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया, फिर कारकुनों को गुलबहार थाने का कहा गया, मगर फिर जब कारकुन जमा हुए तो गुलबहार थाना जाने के बजाय सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर पहुँच गए। जेल के बाहर प्रिजन वैन मौजूद थी, जिस पर तहरीक इंसाफ के साबिक़ अरकान असेंबली बैठ गए। साथ ही कुछ कारकुन वैन की छत पर चढ़ गए और फिर वैन के टायर से हवा भी निकाल दी, और फिर कारकुन जेल के बाहर हंगामा आराई करने के बाद मुंतशिर हो गए। पुलिस ने लाहौर की तरह आज पेशावर में भी ऐलान किया कि जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं गिरफ्तारी दे दें। जितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मशरान हैं, कशरान हैं, कारकुनान हैं, पुलिस वैन आ गई है। जिन साहिबान ने गिरफ्तारी देनी है वो इधर आ जाए कि हम आगे अपनी कानूनी कार्रवाई को जारी रखें। पुलिस ऐलान करती रही, मगर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने गिरफ्तारी नहीं दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक ने ऐलान किया कि हम गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन जेल का गेट नहीं खोला गया। साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि जेल भरो तहरीक नाकाम करने के लिए ये हमारे कारकुनों के बजाय रहनुमाओं को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जो हमारे हज़ारों वर्कर आए हैं वो उनको जेल में नहीं जाने देंगे, और वो नहीं दरवाज़ा खोल रहे थे। जेल भरों का मकसद है कि आम आदमी, वर्कर, पीटीआई के अहदेदार, ये सारे हज़ारों लाखों लोग जेल के अंदर जाएंगे। अगर ये इनको नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो जेल भरो तहरीक ना हुई। ये सिर्फ 4-5 लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कल लाहौर में किया। 80 वर्कर को पकड़कर उनको छोड़ दिया और मेन लीडरशिप को इन्होंने पकड़ लिया। ये जेल भरो तहरीक नाकाम बनाना चाहते हैं सिर्फ लीडरशिप को पकड़कर। तहरीक इंसाफ के कारकुन जेल के बाहर जमा तो हुए, हंगामाराई करते रहे, मगर किसी एक ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। एसपी सिटी पेशावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
हमारी तरफ से तो इनविटेशन थी, अरेंजमेंट्स भी थी कि अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तार होना चाहता है तो दे आर वेलकम। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे भी, लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंचर कर लिए और फिर गाड़ी से निकल गए। तो अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे नहीं देना चाहता गिरफ्तारी तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। और अभी तक हम खड़े हैं, ये आपको जेल वैन नज़र आ रही है, तो अगर अभी भी कोई आना चाहता है बिल्कुल दे आर वेलकम। गिरफ्तारी हमने सुना था कि रज़ाकाराना तौर पे देंगे वो, तो फिलहाल वो नहीं हुई, दैट्स ज़ीरो। सिर्फ पेशावर ही नहीं, डेरा इस्माइल खान की पुलिस ने भी गिरफ्तारी के ऐलानात किए। ज़िला इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को मुतला किया जाता है कि जो कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाएं या मुतलका थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश करें। इसके अलावा सवात में पुलिस ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के घर के बाहर और चौक पर गिरफ्तारी के ऐलानात किए, मगर कोई गिरफ्तारी देने नहीं आया। जेल भरो तहरीक के हवाले से जो गिरफ्तारी देने का ऐलान हुआ है, तो मुकामी पुलिस मैं बहसीत DSP और SHO मौजूद हूँ। अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो आप गिरफ्तारी दे सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। PTI कारकुनान चली कम ची गिरफ्तारी वर्क है, पुलिस गाड़ी पुलिस मंडी पर चौक की मौजूद दे आगता स्वराश है और फल गिरफ्तारी वर्क है और बदी गाड़ी की नहीं। हाँ, तो किसी कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी, लेकिन कल तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में गिरफ्तारियां देने का ऐलान कर रखा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में तहरीक इंसाफ के 80 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी थी, जिन्हें गुज़िश्ता रात कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था, मगर रात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, असद उमर को राजनपुर जेल, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल और उमर सरफराज चीमा को बखर जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अहम बात यह है कि जिन रहनुमाओं ने कल खुद गिरफ्तारी दी थी, आज उनकी बाजियाबी के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी गई। सेनेटर वलीद इकबाल की अहलिया सेनेटर आजम सवाती और साबिक MNA शाह महमूद कुरैशी के बेटों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए रिट पटिशंस दायर की गई हैं। अदालत में दायर तीनों दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन रहनुमाओं ने जेल भरो तहरीक के तहत अपने आप को माल रोड पर हिरासत में दिया, लेकिन इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल में रखने के बजाय मज़मूम मकासद के तहत गैर कानूनी तौर पर किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया जा रहा है। वलीद इकबाल, शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती तीनों के अहले खाना की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अगर उन्हें गैर कानूनी कैद से बाजियाब नहीं कराया जाता तो उनको और उनके ख़ानदान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए कानून और इंसाफ का तकाजा है कि उन्हें अदालत पेश किया जाए और ये अदालत उनका बयान लेकर उन्हें आज़ाद करवाए। इसके अलावा असद उमर, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर मुराद रास की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक उन्हें 30 दिन के लिए अटक जेल में नज़रबंद कर दिया गया है। इमरान खान ने आज खिताब में तनकीद की। सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहाँ भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को DG आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? हमारे साथ सीनियर साहबी तज़कियाकार आसमा शिराजी साहिबा मौजूद हैं। आसमा साहिबा बहुत शुक्रिया। आसमा साहिबा, ये एक मिसकैलकुलेटेड मूव थी या अभी भी खतरा बाकी है हुकूमत के लिए और जेल भरो तहरीक खतरा बन सकती है 2 शहरों में फ्लॉप होने के बाद भी? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़तरा इस तहरीक का जो है वो उससे हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो दीगर जिस तरह से जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी PTI ने, उसी तरह से जिस तरह उनका नतीजा निकला, ये नतीजा भी मेरा ख्याल है सेम ही निकला है। आपको मालूम होगा कि इससे पहले उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का कहा, उससे पहले असम्बलियों से इस्तीफ़ा, जो कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और वो भी एक तरह से उसके ऊपर पछताया गया, और फिर उसके बाद फिर से असम्बलियाँ तहलील की गई और उसके ऊपर भी पछतावा हुआ, और इसी तरह से जेल भरो तहरीक। और आज आपने देखा होगा कि जो बार बार जो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन उनकी हो रही है, जो वो बात कर रहे हैं कि लीडर्स तो निकले ही नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस तो बाहर ही नहीं आए हैं। इमरान खान साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी, और फिर जो गिरफ्तार हुए हैं उसके ऊपर भी पशेमानी है, उनको भी रिहाई के लिए जो है दरख्वास्तें जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक नतीजा या मतलूबा हदफ जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इलेक्शंस ले सकेंगे, या फिर आज उन्होंने खान साहब ने उसके अंदर ऐड भी कर दिया कि शायद इसकी वजह से वो महंगाई की वजह से भी बाहर निकले हैं, उसके बावजूद लोग नहीं निकले हैं। वर्कर्स की भी बड़ी तादाद नहीं आई थी, 500, 1000, 2000 के से ज़्यादा लोग जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जो जेल भरो तहरीक है इसमें बाहर नहीं निकले हैं। तो इसकी वजह कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं है, या 7 से 11 सोचा जाता है? इसकी वजह होमवर्क नहीं था प्रॉपर, या फिर
ज़ाहिर गिरफ्तारी एक बड़ा काम है, लोग गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं हैं, या फिर कोई फटीग है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इतना एहतजाज किया कि उसके बाद जब खान साहब पर हमला हुआ उसके एहतजाज में भी लोग नहीं निकले, बाद में लोग निकल नहीं रहे हैं। ये एक प्रोटेस्ट फटीग है, क्या है? देखिए, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि लोग थक गए हैं। एक लंबी 10-11 महीने की एक कोशिश है, स्ट्रगल है, लोग सड़कों पे आए, मुजाहरों पे आए, जलसों पे आए, लेकिन अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि लोगों में सकत है। दूसरी बात ये कि महंगाई इतनी हो गई है, लोग अपना घर का जो खाना है या अपना कारोबार है उसको देख रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा से रही है। देखिए, तहरीकें जो है वो 7 से 11 नहीं चलती, वो बुलेटिन या टीवी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं चलती। तहरीकों के पीछे एक मकसद होता है। अगर आप 1983 की MRD मूवमेंट देखें तो उसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जो थी वो गिरफ्तारियां पेश की थी, लेकिन जमानतों के लिए कोई नहीं गया था। इसी तरह से अगर आप देखें 2007 के अंदर, ये तो रीसेंट पास्ट है जिसको हमने खुद भी कवर किया, जब मोहतरमा को रोका गया लाहौर में, लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां पेश की, उस वक्त भी ये नहीं कहा गया कि फौरी तौर पर जमानतों के लिए जाया जाए। तो देखिए, जब आप इस तरह का मैसेज देते हैं और फिर उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी ज़मानत करवाई है, हिफाजती ज़मानत, तो जब आप हिफाजती ज़मानत करवाते हैं तो आप मैसेज देते हैं कि मैं तो घर से नहीं निकलना चाहता, आप जाके जेल भरो, तहरीक के अंदर काम आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम काफ़ी सेंसिबल हैं और समझते हैं, और लीडर्स को खुद निकलना पड़ता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जैसे गिरफ्तारी दी वो आपके सामने है, असद उमर साहब ने जैसे गिरफ्तारी दी वो भी आपके सामने है, हमाद अजहर साहब किस तरह से बाहर निकले वो भी आपके सामने। तो मेरा ख्याल है कि अब ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 बजे से लेके 11 बजे तक के आगे सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर देखना पड़ेगा। आप सिर्फ पब्लिक गैलरीज के लिए नहीं करते हैं, आप एक आम आदमी की जो मूवमेंट बनती है उसमें रहनुमाओं को आवाम के अंदर उतरना पड़ता है। यही सबसे बड़ी जो है वो स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम रहा है। और सब दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उनके सामने कोई भी नहीं आया, सब फोटो सेशन के लिए गए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लीडरशिप है वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो जब वो तैयार नहीं है तो आम वर्कर कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ला दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।